गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक समास की। इससे पहले हमने क्रिया को कंप्लीट किया था, तो आज हम पढ़ेंगे समास। तो कोई भी भारत में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो तो उसमें समास पूछे जाते हैं। तो हिंदी का जो भी पोर्शन पूछा जाएगा तो उसमें समास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो आपको इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर करवा रहे हैं डिटेल से। पहले तो समास के नियमों की भी बात करेंगे और नियम के साथ साथ ट्रिक की भी बात करेंगे। तो देखें, तो बढ़ते हैं समास की तरफ। समास तो सम प्लस आस। तो समास जो होता है इसको हम सम प्लस आस कहते हैं, लेकिन उसके बाद हम समास की जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। यानी कि शब्द तो कम हो और अर्थ उसका ज्यादा निकले, तो जब हम एक समस्त पद का निर्माण करते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। इसके बाद तो आगे हम बात करेंगे कि जो समास है, समास शब्द जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि समास यानी कि सम और आस के संयोग से बनता है। सम और आस के संयोग से बनता है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना। तो भाई पास बिठाना, तो समीप बिठाना। तो आस का मतलब जैसे कि अर्थ है बैठाना, तो इसका जो प्यारे विद्यार्थियों अर्थ होगा तो वो होगा समीप बिठाना। इसके बाद तो आगे देखिएगा, आगे है कि समास जो है हिंदी में समास की जो परिभाषा होती है उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके भेद कि समास के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। तो समास के भेद अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो 4 होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि 6 भेद होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो तत्पुरुष समास होता है उसके 2 भेद और होते हैं। जो हमारा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, तो जो तत्पुरुष समास है उसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो तत्पुरुष समास है, यहाँ पर जो हमने बात की कि भाई तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं जिसको मिलाकर के 6 यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये 6 भेद कौन कौन से हैं? सॉरी, तत्पुरुष समास के जो 2 भेद हैं वो कौन से होते हैं? वो होता है द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु और कर्मधारय, तो द्विगु और कर्मधारय इनको मिलाकर के बन जाते हैं ये भेद समास के। तो समास के कितने भेद हैं? समास के कुल भेद 6 होते हैं, जिनमें तत्पुरुष के 2 भेद शामिल हैं, द्विगु और कर्मधारय। तो उसके बाद आगे बात करते हैं इसके भेदों की। तो समास को तोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हम किसी भी एक शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं अनेक शब्दों में, तो वो कहलाता है समास विग्रह। तो अब समास के भेद यहाँ पर देखेंगे कि जो 6 भेद हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि। इसमें हमने पहले ही बात की थी कि जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं। जो प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पर बात की थी कि जो ये तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो जिसको मिलाकर के कुल भेद हो जाते हैं 6। इसके बाद तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे समास को लेकर के कि अव्ययी भाव समास जो होता है ये क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और जब हम उस समास का समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो पहला पद है वो गौण हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, पहला पद दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है, तो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास
जिस समास का पहला पद, जिसको पूर्व पद कहा जाता है, पहला पद पूर्व पद प्रधान हो और वही अव्यय हो जाए। अव्यय, अव्यय का मतलब है जो पहला पद है वो गौण हो जाए, तो उसी को ही हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। यदि कोई शब्द, अब एक ट्रिक देखिए, अगर कोई भी ऐसा शब्द मिले आपको जिस शब्द के पहले बे, ला, निस, निर, नी उपसर्ग इत्यादि लगा हुआ हो तो वह अव्ययीभाव समास होता है। कैसे? तो देखिएगा कैसे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई देखो, जैसे कि हमारा यहां पर एक शब्द है, जैसे बेलगाम, बेलगाम। तो जिस भी शब्द में ये बे लगा हुआ है, बे प्लस लगाम, जहां पर भी जिस शब्द में बे लगा हुआ होगा तो वहां पर समास होगा अव्ययीभाव समास। और इसके बाद जहां पर जैसे अब कोई उपसर्ग की मैंने बात की थी कि जैसे नी है, निर है, जैसे नी है, ने, ठीक है ना, तो नी जो है, नी लगा हुआ हो कहीं पर भी, जैसे निर्गमन, जैसे आ गया है निर्गमन, निर्गमन, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो इनमें क्या होगा, हमारा अव्ययीभाव समास होगा। तो आगे देखिएगा, तो जहां पर भी बे, ला, निस, निर, नी उपसर्ग से कई शब्द बने हुए हो तो वहां पर समास कौन सा होता है, वहां पर समास होता है अव्ययीभाव समास। ये बे वाले आप देख सकते हैं यहां पर विग्रह के साथ, जैसे बेईमान, ईमान के बिना, बेईमान, जो बे है ये यहाँ पर पहला पद है और जो मान है ये यहाँ पर दूसरा पद है, जो ईमान है ये दूसरा पद है। बे का अर्थ होता है बिना, बे का अर्थ क्या होता है, बिना। अब आप देखो ये जो बिना है ये तो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, और जो ईमान है, ईमान, ईमान जो दूसरे नंबर पर था ये विग्रह करते समय किस पर आ गया है, दूसरे नंबर पर आ गया है। तो इसलिए तो ईमान के बिना, यहां पर दोनों ही पद समास में, समास क्या होता है कि जहां पर दो या दो से अधिक पद मिलकर के कोई एक नया समस्त पद बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो पद हैं जिसमें बे जो है हमारा मुख्य पद है, यानी कि पहला पद है, और ईमान कैसा है, दूसरा। लेकिन जब हम बेटा इसका विग्रह करेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो ईमान के बिना, जो बे है यानी कि बिना, वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा और ईमान पहले पर। तो सभी में ऐसे ही होगा, जैसे ला यहाँ पर पहला पद है और प्रवाह दूसरा, ला प्रवाह, ला का अर्थ होता है, उर्दू का शब्द है ला, इसका ये उर्दू का ही उपसर्ग है ला। तो देखिए, तो इसका मतलब होता है बिना, तो ला प्रवाह यानी के प्रवाह के बिना। तो यहाँ पर जो पहला पद है ला, पहला पद क्या है यहाँ पर, ला, जिसका अर्थ है क्या है, बिना। अब ये कौन सी जगह पर पहुंच गया है, दूसरे पर, विग्रह करते समय सेकेंडरी हो गया है। उसके बाद निश्चिंत, निश्चिंत, नी क्या है, यहां पर कहा था कि एक उपसर्ग है नी, नी का अर्थ भी होता है बिना, नी का अर्थ भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बिना। तो बिना चिंता के, बिना चिंता के, चिंता के बिना। निर्भय, भय से रहित, निडर, डर से रहित, बेशरम, शर्म से रहित। तो ये जो सब हैं कि डर के बिना, शर्म के बिना, तो ये सारे के सारे हमने यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि ये कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। उसके बाद नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखिएगा, तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई यदि कोई शब्द बा, स उपसर्ग से बना हो तो फिर वहां पर क्या होगा। यदि कोई शब्द, किसी भी शब्द के अंदर बा लगा हुआ हो पहले, क्योंकि उपसर्ग हमेशा कहां पर लगता है, शब्द से पहले लगता है उपसर्ग, और मूल शब्द बाद में आता है। तो यदि कोई शब्द जिसकी शुरुआत बा से हो, जिसकी शुरुआत स से हो, तो वहां पर क्या होगा, तो देखो, तो यहां पर क्या होगा, तो देखिएगा फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो बा के सहित या सहित जोड़ दिया जाता है। तो बा का अर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि बा इज्जत, बा अदब,
तो बा का अर्थ होता है साथ में, और स जो उपसर्ग है, स हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है, स हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, तो बा और स जोड़ने से, जैसे बेटा बा इज्जत, इज्जत के सहित, बा इज्जत, इज्जत के सहित। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा शब्द है, बा इज्जत। यहां पर पहला पद क्या है बेटा, बा है, और दूसरा पद क्या है यहाँ पर, इज्जत। तो बा का अर्थ क्या होता है, बा का अर्थ होता है ये सहित। अब ये बा पहला पद था, लेकिन विग्रह करते समय ये क्या हो गया है, दूसरा पद बन गया। तो जब पहला पद विग्रह करते समय गौण हो जाए, सेकेंडरी हो जाए, तो वो क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो बा इज्जत, इज्जत के बिना। बा का अर्थ होता है सहित, अदब, अदब होता है एक लहजा, एक तरीका, लहजा और तरीका। तो बा अदब, अदब के सहित, बा कायदा, कायदे के सहित, स शर्त। हमने अभी बात की कि जो स है यहाँ पर पहला पद है, और शर्त क्या है, दूसरा पद है। स का अर्थ होता है, स का अर्थ क्या होता है। स यहाँ पर उपसर्ग है और शर्त यहाँ पर मूल शब्द है। तो स पहला पद है, विग्रह करते समय क्या हो गया है, गौण हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो शर्त के बिना। उसके बाद है सो सम्मान, सम्मान के सहित। सफल, सफल, सफल किसे कहते हैं, जिसको अपनी जिंदगी में जो मेहनत की है उस मेहनत का फल प्राप्त हो गया, तो उसको कहते हैं हम सफल। तो स प्लस फल, तो फल के सहित, फल के सहित। तो आगे देखो, आगे देखिएगा, यदि कोई शब्द प्रति उपसर्ग से बना हो तो क्या होगा, यदि कोई भी शब्द प्रति उपसर्ग से बना हो तो क्या होगा, प्रति उपसर्ग से बना हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रति उपसर्ग लगा हुआ हो तो भाई प्रति से बना हो तो हर को जोड़ दिया जाएगा, जैसे प्रतिदिन, हर दिन। अगर किसी भी शब्द का निर्माण, अगर किसी भी शब्द का निर्माण कौन से उपसर्ग से हुआ, प्रति, 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 यहां भी प्रति है। जो ये प्रत्येक है इसमें यण संधि है, प्रत्येक में प्रति प्लस एक। तो जिसमें ई को हटा दिया, ई के सामने ए आ गई ना, तो ई को प्यारे विद्यार्थियों बदल दिया य में, तो यण संधि है। तो प्रति प्लस एक है जिससे शब्द बना है प्रत्येक। तो यहां पर कहा गया है कि जहां पर भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ हो तो प्रति का जो यहाँ पर प्रति की जगह क्या लगा दिया जाएगा, हर। तो प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। प्रतिदिन का विग्रह दिन दिन भी हो सकता है, हर वर्ष का वर्ष वर्ष भी हो सकता है। प्रति पल, हर पल यानी कि पल पल। प्रतिशत, हर शत यानी कि शत शत। प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रत्येक का क्या आएगा, हर एक यानी कि एक एक। प्रत्येक को मिठाई बांट दो यानी कि एक एक को मिठाई मिलनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये था प्रति का हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा, शब्द के प्रारंभ में यदि यथा अव्यय हो तो क्या होगा। अगर किसी भी शब्द की जो शुरुआत है वो यदि या फिर यथा, ठीक है, अव्यय हो जाए, किसी भी शब्द के प्रारंभ में, इन्होंने कहा कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर यदि या फिर यथा अव्यय हो जाए, पद में प्रथम पद कोई संख्यावाची शब्द हो और द्वितीय पद या तो किसी नदी का नाम हो या द्वितीय पद मुनि शब्द हो, तो क्या होगा। तो देखिए, ध्यान देंगे यहां जी। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां कह रहे हैं कि के अनुसार या हर जोड़ दिया जाता है। तो जहां पर भी यथा शब्द आ जाए या यदि शब्द आ जाए तो वहां पर यथा को हटा दिया जाएगा, यथा की जगह क्या आ जाएगा, के अनुसार, यानी कि यथा का अर्थ क्या होगा, के अनुसार। तो देखिएगा, यहां समझने का प्रयास करेंगे कैसे, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अव्यय जो समास है वो कहाँ है। जैसे यथा, यथाशक्ति। अब दो पद हैं, पहला पद कौन सा है हमारा, यथा, और दूसरा पद कौन सा है हमारा, शक्ति। जो यथा है ये पहला पद है, यथा का अर्थ होता है अनुसार,
यथा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अनुसार, अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा पद कौन सा है, शक्ति। तो यथा यहां पर पहला पद था तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा वसर, यथावसर, अवसर के अनुसार। तो के अनुसार आ जाएगा यथा का अर्थ। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। इसके बाद आगे हम यहाँ पर देखते हैं अन्य जो उदाहरण है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो जैसे कोई भी एक शब्द अव्ययीभाव समास में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहला जो पद है वो संख्यावाचक भी यहाँ पर आ सकता है। जैसे द्विमुन, दो यमुनाओं का समाहार। पंचगंग, पांच गंगाओं का समाहार। द्विमुनि, दो मुनियों का समाहार। त्रिमुनि, तो ये किसमें काउंट होंगे, तो ये किसमें काउंट होंगे। तो देखिए जितने भी हमारे इस प्रकार के शब्द होते हैं कि भाई दो, चार, पांच, छः, सात, जहां पर भी समूह की बात होती है तो वो हमारे कभी भी अव्ययीभाव समास के अंदर नहीं आते हैं। वो किस में आते हैं हमारे, वो सारे आते हैं हमारे द्वंद्व, सॉरी, द्विगु समास में। तो वो सारे किस में आएंगे, द्विगु समास में आएंगे। जैसे अव्ययीभाव समास को पहचानने की जो ट्रिक है वो कौन कौन सी हैं, वो कौन सी हैं, अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, बा, स, ला, निस, निर, ने। तो जिन भी शब्दों की शुरुआत इन उपसर्गों से होती है तो वो सारे के सारे अव्ययीभाव समास होते हैं, जहां पर अनुपसर्ग हो, आ उपसर्ग हो, प्रति हो, यथा हो, भर हो, हर हो, बा, स, ला, निस, निर, ने। तो ये सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर, ये होंगे सभी के सभी अव्ययीभाव समास। तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कर्मधारय समास की, जो कि तत्पुरुष समास का एक भेद होता है। तो भाई कर्मधारय समास क्या होता है, प्रथम पद विशेषण होता है जिसका, ठीक है ना, और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि जहां पर उपमान और उपमेय संबंध हो। जो विशेषण होता है प्यारे विद्यार्थियों वो हमेशा होता है उपमान, और जो उपमेय होता है वो होता है विशेष्य, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है उपमेय, विशेष्य, और जो विशेषता प्रकट की जा रही है वो होती है विशेषण या उपमान। तो भाई कर्मधारय समास जो होता है इसमें उपमान उपमेय संबंध होता है। उसके बाद आगे देखिए, विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध यहाँ पर रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि भाई एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो आगे देखिएगा, एग्जाम्पल पेश करते हैं इन सभी के हम। तो विशेषण विशेष्य से युक्त पद होने पर तो क्या होगा। तो काफी सारे यहाँ पर समास रहेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है जी। तो देखो जब यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल की कर्मधारय समास के, जैसे अल्पसंख्यक, आपके सामने यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उदाहरण कौन सा है, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का विग्रह क्या होगा, अल्प है जो संख्या में, अल्प है जो संख्या में। अल्प का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कम, संख्या में कम। तो जो संख्या में अल्प है, संख्या में जो कम है, तो उसको कहा जाता है अल्पसंख्यक। जो संख्या में कम है उनको कहा जाता है अल्पसंख्यक। उसके बाद है महेश्वर, महान है जो ईश्वर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महानवमी, महानवमी, महान है जो नवमी। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, महानवमी, महान यानी कि बड़ी, एक जो बड़ा त्योहार होता है महानवमी का।
उसके बाद है अध भरा, आधा है जो भरा, आधा है जो भरा। तो ट्रिक क्या होती है इसमें, अगर आपको विग्रह दिया हुआ है इस समास का, तो वहां पर आपको है या जो लगा हुआ मिलेगा, और वहां पर समास कौन सा होगा, कर्मधारय। तो महेश्वर महान है जो ईश्वर, अल्पसंख्यक अल्प है जो संख्या में, महानवमी यहाँ पर एक विशेषण होगा और एक क्या होगी, विशेषता। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक अल्प है जो, अल्प है जो संख्या में, तो विशेषण विशेष्य संबंध है यहाँ पर। ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है जी। तो जो हमारा अल्प है ये विशेषण है, जो हमारा अल्प है जो संख्या में। अब बात किसकी हो रही है, अल्प की। जिसकी बात हो रही है वो क्या होता है, उपमेय। और जो उसकी विशेषता है, ठीक है, अल्प है जो संख्या में, तो बात किसकी हो रही है, अल्प की। ठीक है। और उसके बाद सॉरी, ये जो है हमारा ये क्या है, उपमान हो गया क्योंकि विशेषता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा उपमेय। विशेषण विशेष्य संबंध यहाँ पर होगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, उपमेय उपमान से युक्त पद होने पर किसी भी समस्त पद में उपमान उपमेय का योग रहा हो सकता है, जैसे के समान है, जो लगा दिया है, वगैरह वगैरह। तो देखिए इसमें कुसुम कोमल, कुसुम के समान है जो कोमल है, और जो लगेगा तो वहीं पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वज्र कठोर, वज्र के समान है जो कठोर, वज्र कठोर, वज्र कठोर, वज्र के समान है जो कठोर। हस्त कमल, कमल के समान है जो कमल। मीनाक्षी, मीन के समान है जो अक्षी। मीन क्या होता है, मछली, मछली के जैसी आंखें हैं जिसकी, तो मीनाक्षी। तो मुख कमल, कमल के समान है जो मुख। तो बहुत सारे व्यक्तियों के ऐसे मुख हो सकते हैं कमल के जैसे। मीनाक्षी, तो मीन के समान है जो अक्षी, मछली के जैसी बड़ी बड़ी आंखें काफी की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास होगा जहां पर हम बात करेंगे, बहुव्रीहि समास वहां पर होगा जहां पर गौण शब्द होंगे। रूपक अलंकारिक से युक्त पद होने पर, तो जो रूपिक है यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान का रूप बता दिया जाए, दोनों को एक ही बता दिया जाए, उपमेय और उपमान को दोनों को एक ही बता दिया जाए। उपमेय कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है यानी कि विशेष्य, और जो उपमान होता है वो होता है विशेषण। तो जो मतलब विशेषता होती है उसको बोला जाता है उपमान। तो भाई जो रूपक अलंकारी युक्त पद होते हैं उनमें उनका विग्रह कैसे होगा, शोक सागर, सागर, शोक सागर, तो क्या आएगा शोक सागर में, तो शोक सागर ये दे दिया समास, सागर रूपी शोक, या सागर के समान है जो शोक। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध के समान है जो अग्नि। वेद संपत्ति, तो वेदों के समान है जो संपत्ति। तारा घट, तारा के जैसा है जो घट, या तारा रूपी है जो घट। विद्याधन, विद्या रूपी है जो धन, जैसे तारा रूपी, तारा रूपी, तारा रूपी है जो घट, तारा रूपी है जो घट। वेद संपत्ति, वेद रूपी, वेद रूपी है, वेद रूपी है जो संपत्ति, वेद रूपी है जो संपत्ति। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी है जो अग्नि, या माफ कीजिएगा, अग्नि, अग्नि रूपी है जो क्रोध, अग्नि रूपी है जो क्रोध। तो जैसे अलंकार होता है रूपक अलंकार, तो ठीक उसी प्रकार से
ठीक उसी प्रकार से ही यहाँ पर समास का विग्रह भी होता है कई बार, और रूपक अलंकार के जो एग्जाम्पल हैं वो भी आ जाते हैं कर्मधारय समास में, तो उनका विग्रह उसी तरीके से होगा। आगे देखिएगा, आगे आ जाएगा उपसर्ग से युक्त पद होने पर। उपसर्ग से युक्त पद होने पर किसी भी उपसर्ग को, अगर कहीं पर भी किसी भी उपसर्ग को विशेष रूप से रखा जाता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कई बार किसी भी समास में पहले उपसर्ग आ जाता है कर्मधारय में भी, तो वो उनका विग्रह कैसे होगा और वो कौन से शब्द हैं आपके सामने है। जैसे जैसे किसी भी समास में आ सकता है उपसर्ग, जैसे लिखा है कुपुत्र। कु यहाँ पर एक उपसर्ग है और जो पुत्र है वो यहाँ पर मूल शब्द है। कु का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा और पुत्र का अर्थ होता है पुत्र। तो कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, कुत्सित यानी कि बुरा है जो पुत्र, उसको बोला जाएगा कुत्सित है जो पुत्र। कुमार्ग, कु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा, कु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा। तो भाई कुत्सित है जो मार्ग यानी कि बुरा है जो मार्ग। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। कदंत, कुत्सित है जो अंत यानी कि बुरा है जो अन्न। का पुरुष, तो का का अर्थ भी यहाँ पर होता है बुरा। का का अर्थ भी क्या होता है यहाँ पर बुरा, या का अर्थ बुरा भी हो सकता है और कायर भी हो सकता है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। सुपुत्र, सु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा, जिसका अर्थ होता है अच्छा। तो सुपुत्र, सुसुष्टु है जो पुत्र यानी कि अच्छा है जो पुत्र। तत्परामर्श, सही है जो परामर्श, तो सही है जो परामर्श, तो इसको हम यहां पर कह देंगे। उसके बाद आगे का देखिएगा, आगे यहाँ पर कुछ और यहाँ पर उदाहरण आते हैं। ये उदाहरण जो है ये किस तरीके से काम करते हैं तो देखिएगा, जैसे लाल लाल, काला काला, सफेद झक, नीला भक इत्यादि। तो इस प्रकार के जितने भी यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं आप, तो इन सब में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो, कृष्ण है यहां पर आएगा जो, कृष्ण है जो शरप। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। महाराजा, महान है जो राजा। अधमरा, जो आधा मरा हुआ है। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, श्याम जो सुंदर है। अंध विश्वास, अंधा विश्वास। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर जो विग्रह होता है, यहाँ पर विग्रह, जो भी विग्रह होगा यहाँ पर, वो विग्रह जैसे जैसे विग्रह होगा तो जैसा भी विग्रह होता है हमारा, तो उसी प्रकार से ही हमारा समास बदल जाता है। तो अगर यहाँ पर जो आप देख रहे हो चरण कमल, अगर इसका विग्रह एग्जाम में ऐसे दिया हो कि कमल के समान चरण हैं जिसके, और ऑप्शन में आया हो कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो हम प्राथमिकता देंगे बहुव्रीहि को, हम प्राथमिकता बहुव्रीहि को देंगे वहां पर। उसके बाद तो मुखारविंद, अरविंद के समान है जो मुख, अरविंद होता है कमल, कमल का जो फूल होता है उसको हम अरविंद कहते हैं। तो मुखारविंद, अरविंद के समान है जो मुख। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका मुख अरविंद के समान है, तो कर्मधारय समास होगा निरी सिंह, सिंह के समान है जो नर। उसके बाद है घन श्याम, घन के समान है जो श्याम। उषा नगरी, उषा रूपी नगरी। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जो रूपक अलंकार के उदाहरण हैं तो वो भी कर्मधारय समास में ही आते हैं। मन मंदिर, तो मन रूपी मंदिर। उसके बाद तो आगे हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तो भाई तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास के जो भेद हैं यहाँ पर
वो कौन कौन से हैं? तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं यहाँ, तो वह मूल व्याकरण संस्कृत व्याकरण के अनुसार तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं यहाँ। तो तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण और समानाधिकरण। तो जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसके भी अलग अलग भेद होते हैं, जिसमें कारक चिन्हों का जो है वो लोप हो जाता है। आगे जाकर के उसके भी 6 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। तो व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसके बारे में फिर जानने का प्रयास करेंगे अपने अगले हम पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, नमस्कार सभी को।